जय हिंद मेरे बच्चों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12th के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, और वो टॉपिक है बायोट सेवार्ट्स लॉ। बायोट सेवार्ट्स लॉ का केवल एक ही एप्लीकेशन अब सिलेबस में है, और वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। वो मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है कॉइल की एक्सिस पे लाई करने वाले किसी पॉइंट पे या कॉइल के सेंटर पे। अब दोनों में से किसी भी कंडीशन में आपसे अगर मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन कराता है तो उसके लिए हमें क्या करना है समझेंगे इस क्लास में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक डच साइंटिस्ट रहे ओर्स्टेड, और ओर्स्टेड ने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। मान लो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड से मिलेंगी अगर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो इतनी बातें हम 10th तक पढ़ लेते हैं। अब बात आती है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिटरमाइन किया जाए। अब मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमाइन करनी, उसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना। तो पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने की। तो मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं बायोट सेवार्ट्स लॉ। बायोट सेवार्ट्स लॉ में हमें किन किन बातों की जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं सबसे पहले उन बातों को। मान लो मेरे पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये है। तो ये बायोट सेवार्ट्स लॉ बात करता है एक करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसका मतलब इस कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट मैं कंसीडर कर लेता हूं जिसकी लेंथ ले लेता हूं डीएल। अब ये डीएल क्या है? इक्विवेलेंट टू ए पॉइंट एज स्मॉल एज पॉसिबल। अगर डीएल में करंट की डायरेक्शन देखूं तो डीएल में करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? टेंजेंट टू द कंडक्टर एट द पोजीशन ऑफ डीएल। डीएल की पोजीशन पे कंडक्टर की जो भी टेंजेंट होगी वही डायरेक्शन हो जाएगी करंट की इन डीएल। और यहां हम एक वेक्टर मान लेते हैं आईडीएल, आई डीएल। और इस वेक्टर को अगर हम बोलें तो क्या वेक्टर में दो बातें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो इस वेक्टर की, जिसको मैं आईडीएल बोल रहा हूं, डायरेक्शन तो हो गई करंट की डायरेक्शन इन डीएल, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया? करंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ एलिमेंट डीएल। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब मान लो मैंने इस डीएल की वजह से किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले उस पॉइंट पी को लोकेट कर लेते हैं भाई। मान लो यहां हो गया ये पॉइंट पी, जिस पॉइंट पी पे मैंने इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पी की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू एलिमेंट, यानी एलिमेंट को ओरिजिन मान के या रेफरेंस मान के पॉइंट पी की पोजीशन को हम डिनोट कर लेते हैं वेक्टर आर से। तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर टेकिंग डीएल एज रेफरेंस यानी ओरिजिन हो गया वेक्टर आर, और इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हो गया आर। तो इसका मतलब पॉइंट पी की एलिमेंट से डिस्टेंस आर है और पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर टेकिंग एलिमेंट एज रेफरेंस वेक्टर आर है। और इन दो वेक्टर्स, कौन कौन से वेक्टर्स? आइडियल और आर, इन दोनों की डायरेक्शंस के बीच का एंगल थीटा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है एंगल थीटा क्या है, तो एंगल थीटा है बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ करंट इन एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी टेकिंग एलिमेंट एज रेफरेंस। तो इन दो डायरेक्शंस के बीच में एंगल हो गया हमारा थीटा। अब जब ये चीजें हमें पता हो गई तो हमें देखना पड़ेगा कि अब हमारा बायोट सेवार्ट्स लॉ क्या कहता है। बायोट सेवार्ट्स लॉ कहता है कि इस डीएल की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, अब चूंकि छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट पी पे, तो इस
मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को मैं डीबी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये लॉ कहता है कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड पॉइंट। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ कहता है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसकी वजह से, इस करंट एलिमेंट जिसकी लेंथ dl है इसकी वजह से कहां, पॉइंट P पे जिसकी डिस्टेंस r है dl से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के मैग्नीट्यूड के, एलिमेंट की लेंथ के, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन एलिमेंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अगर इन चारों बातों को क्लब कर दें तो इन चारों को क्लब करके हमें क्या मिलेगा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर के, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहां हो जाएगा म्यू अपॉन 4 पाई, dB इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर dl और p के बीच में वैक्यूम है तो ये म्यू के बजाय हो जाएगा म्यू नोट, और म्यू नोट अपॉन 4 पाई हमारे पास होता है 10 की पावर -7, और अगर हमने इस म्यू नोट अपॉन 4 पाई की यूनिट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट मल्टीप्लाइड बाई मीटर स्क्वायर अपॉन करंट की यूनिट इनटू लेंथ की यूनिट, क्योंकि साइन थीटा की तो कोई यूनिट होती नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बोलें तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर यानी टेस्ला इनटू आर स्क्वायर की यूनिट मीटर स्क्वायर, आई एम्पियर, dl मीटर, तो इट मींस ये हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो इस तरह से म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और अगर कोई मीडियम देता है तो उस मीडियम की परमेबिलिटी यहां हमें मिलेगी। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पॉइंट P पे हमें मिल गया तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाली जाए, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास रहता है राइट हैंड पाम रूल। अब ये राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, ये कहता है थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच कर लो उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द पाम। तो अब जरा देखो यहां करंट है इस डायरेक्शन में, तो मेरा थंब भी आ गया इस डायरेक्शन में। मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पे, तो मेरी फिंगर्स चली गई पॉइंट P की डायरेक्शन में। और अगर मैं परपेंडिकुलर टू द पाम बोलूं तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और डायरेक्टेड इनवर्ड। इनवर्ड डायरेक्शन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और बाहर की तरफ आती हुई डायरेक्शन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई क्रॉस से, यानी इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाले जा सकते हैं। इन दोनों को एक साथ क्लब कर सकते हैं अगर हम लिखें बायोट सेवर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। अगर बायोट सेवर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा भाई, ये वेक्टर dB इज इक्वल टू, अब जरा देखो यहां एक वेक्टर तो आइडियल है, दूसरा वेक्टर r है और दोनों की डायरेक्शंस के बीच में एंगल थीटा है। तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आइडियल तो हमें दिख रहा है। अब
डीबी फिर क्या हो जाना चाहिए, म्यू अपॉन 4 पाई आइडियल, यानी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इनटू दूसरा वेक्टर क्या है हमारा आर, तो आर के मैग्नीट्यूड से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू साइन थीटा। अब आर से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आर से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर क्यूब, और प्लेन ऑफ द बोर्ड के परपेंडिकुलर, या यूं कह लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम यूनिट वेक्टर एन ले लेते हैं तो अभी हम लिख देते हैं इनटू यूनिट वेक्टर एन। अब ये यूनिट वेक्टर एन किस डायरेक्शन में है, डीबी की डायरेक्शन में, डीबी की डायरेक्शन इधर है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अब इसको वेक्टर प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच के एंगल का साइन, तो इसका मतलब म्यू अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा बायोट-सावर्ट्स लॉ। और मेरे बच्चों इस वेक्टर फॉर्म में तुम्हें रिप्रेजेंट करके तभी दिखाना है जब वो क्वेश्चन में बोले कि बायोट-सावर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, अदरवाइज हमारा काम यहीं खत्म हो जाता है अगर वो हमसे बायोट-सावर्ट्स लॉ पूछता है। क्वेश्चन में कोई भी एक्स्ट्रा बात तभी बतानी है जब वो पूछी जाए, अदरवाइज कोई भी बात एक्स्ट्रा नहीं बतानी है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा बात बताने का आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलना है, लेकिन अगर गलती से वो एक्स्ट्रा बात गलत हो गई तो तुम्हारे मार्क्स जरूर कट जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है और जितना क्वेश्चन में पूछा है केवल उतनी ही बात का आंसर देना है आपने। तो यहां अगर हमसे वो बायोट-सावर्ट्स लॉ पूछता है तो हमारा बायोट-सावर्ट्स लॉ का एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म हो गया। हाँ, उससे आगे कुछ पूछता है तो हम यहां तक उसको बता सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में यहां हम देखें तो पता चलता है आइडियल और आर दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से बी मिल रहा है, और हमें यह भी पता है कि अगर दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट से कोई वेक्टर मिल रहा है तो उसकी डायरेक्शन को राइट हैंड कर्ल रूल से निकाल सकते हैं। कैसे, जरा देखो, आइडियल से आर की डायरेक्शन में, आइडियल ये रहा, से आर की डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल करो तो थंब तुम्हारा जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को साइमल्टेनियसली। तो ये बात रही बायोट-सावर्ट्स लॉ की। अब हम बात करेंगे इसके वन एंड द ओनली एप्लीकेशन की, जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल at any point lying on its axis or at center of the coil। मेरे बच्चों, अब हम अप्लाई करके देखते हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ को, किस लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल निकालने के लिए। अब बात करते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कैसे लें। तो जरा देखो, मैं यहां एक कॉन्टिन्यूअस ऐसे सामने की तरफ हाफ पार्ट बना देता हूं सर्कुलर कॉइल का, और इसका रेस्ट हाफ जो मान लेंगे हम पीछे की तरफ है उसको डॉटेड बना देता हूं। यानी ये सर्कुलर कॉइल ऐसे है, ऐसे, इसका ये ऊपर वाला पार्ट मैंने कॉन्टिन्यूअस बना दिया और ये पीछे वाला पार्ट डॉटेड बना दिया। इस कॉइल की रेडियस को मैं ए ले लेता हूं और इसकी एक्सिस पे, क्योंकि अभी एक्सिस हॉरिजॉन्टल जैसी दिख रही है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं, तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इसकी एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला कोई पॉइंट पी है, और मुझे इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से। अब बात आती है करंट इस कॉइल में किधर फ्लो कर रही है, तो करंट को मैं ऐसे मान लेता हूं। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ करंट जिसका मैग्नीट्यूड आई है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आई है, करंट की डायरेक्शन ये मैंने इसमें मान ली। अगर इस डायरेक्शन को मानता हूं तो जरा देखो, ये ऐसे कॉइल है, इसका ये नीचे वाला पार्ट यहां है,
इसमें करंट जा रही है ऊपर को, तो जब मैं हाईएस्ट पॉइंट पे देखूंगा, इस हाईएस्ट पॉइंट पे, तो करंट की डायरेक्शन मुझे आती हुई नजर आएगी आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो यानी अगर मैं एक करंट एलिमेंट यहां लूंगा तो इस करंट एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन होगी नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड। और अब अगर देखो तो ये करंट ऐसे घूम के यहाँ नीचे वाले एलिमेंट में कहां जाएगी, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ इसमें करंट जाएगी इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो अगर मैं यहाँ एक एलिमेंट लूंगा तो इस एलिमेंट में डायरेक्शन ऑफ करंट होगी इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। क्यों जरूरत पड़ेगी मुझे इनकी, देखते हैं अभी। जब मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा पॉइंट पी पे, किन की वजह से, इन दोनों करंट एलिमेंट्स की वजह से। तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मुझे इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से, लेकिन मेरा बायोट-सैवर्ट्स लॉ तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका बताता है एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। अब वो छोटा सा एक करंट एलिमेंट ना लेके हम दो सिमेट्रिक करंट एलिमेंट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर्स के केस में हमें दो सिमेट्रिक एलिमेंट्स ले लेने चाहिए, जिससे हमें पता चले उन एलिमेंट्स के मैग्नेटिक फील्ड्स के कौन कौन से कंपोनेंट ऐड होंगे मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए और कौन से कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे। तो देखते हैं अभी कैसे। मान लो ये दोनों ही एलिमेंट्स जो मैंने लिए इनकी लेंथ dl है, तो इस ऊपर वाले एलिमेंट में आइडियल की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गई और इस नीचे वाले एलिमेंट में आइडियल की डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड हो गई। मुझे इन dl की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो dl को पॉइंट P से ज्वाइन कर देता हूं, यहां भी और यहां भी। अगर ये मैंने dl ज्वाइन कर लिए पॉइंट P से, तो क्या करूंगा, राइट हैंड पाम रूल लगाऊंगा। सबसे पहले नीचे वाले एलिमेंट के लिए लगा के दिखाता हूं। करंट कहां जा रही है, अंदर की तरफ, फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ जिसमें मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द पाम। परपेंडिकुलर टू द पाम मतलब परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग करंट एलिमेंट एंड पॉइंट पी। तो इसका मतलब यहां पॉइंट पी पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, ऐसे मतलब परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग डीएल एंड पी। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे ही ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से देखो, ऊपर वाले एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन इधर है, तो यानी आइडियल की डायरेक्शन ये हो गई और मेरी फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ जाएंगी जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द पाम, मींस फिर से परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग डीएल एंड पी। और अब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इधर डीबी। दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे बट डायरेक्शंस अलग अलग हैं। नाउ अगर मैं ये एंगल थीटा ले लूं, कौन सा एंगल, डीएल और पी को ज्वाइन करने वाली लाइन जो बना रही है एक्सिस ऑफ द कॉइल से, उस एंगल को मैंने ले लिया थीटा। अगर ये ऊपर थीटा है तो ये चारों तरफ थीटा ही रहना है, तो यहां भी ये थीटा ही होगा। अब मुझे देखना है कि डीबी कितना एंगल बना रही है फ्रॉम द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ कॉइल। कॉइल के एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ये मैंने बना दी है, और इससे कितना एंगल बना रहे हैं ये डीबी। अब जरा इसको देखो, ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री में से ये थीटा गया तो ये बचा हुआ एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। और अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा बचा तो ये पूरा 90 है, तो ये एंगल बच गया हमारा थीटा, और सेम यहां भी आ जाएगा थीटा। ऐसे भी बोल सकते हो, अगर बेसिस के बीच में एंगल थीटा है तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल थीटा ही होता है। अब बेसिस कौन कौन से हो गए, ये एक्सिस और ये वाली लाइन जो डीएल और पी को ज्वाइन कर रही है, इन दोनों की डायरेक्शंस के बीच में एंगल थीटा है, तो इनके नॉर्मल्स, एक्सिस का नॉर्मल ये हो गया और इस लाइन का नॉर्मल ये डीबी की डायरेक्शन हो गई, तो इनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। तो अब इन डीबी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट्स में। वो कंपोनेंट्स जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ कॉइल हो गए, वो हो गए डीबी कॉस थीटा, नीचे और ऊपर भी। और जैसा ये
इन दो एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, ऐसा सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा। इसका मतलब एवरी पेयर ऑफ ऑपोजिट एलिमेंट्स की वजह से dB cos थीटा इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। फिर बचेंगे कौन से? वो वाले कंपोनेंट्स जो हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, और वो कौन से हो जाएंगे? dB sin थीटा। तो ये dB sin थीटा एलिमेंट्स के जुड़ जाएंगे और देंगे हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल। तो फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि जो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हम कहीं भी लेंगे, सिमेट्रिकल मतलब डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स की पोजीशन ऐसे होंगी कि मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कॉइल होंगे वो पेयर्स में कैंसिल हो जाएंगे और उनके कंपोनेंट्स अलोंग द एक्सिस एड अप हो जाएंगे टू गिव द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ कॉइल। अब ये तो हमें पता चल गया कि सभी एलिमेंट्स के dB sin थीटा जुड़ जाएंगे। तो अब इन dB sin थीटा को जोड़ें कैसे? इंटीग्रेशन से। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं B मान लेता हूं। कैसे मिलेगा? इंटीग्रल dB sin थीटा से। अब इंटीग्रल dB sin थीटा से अगर मिलेगा तो इसमें से dB कहां से लाऊंगा? dB लाने के लिए मेरे पास है बायोट-सैवर्ट्स लॉ, और वो बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है? dB इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई। मेरे बच्चों आप यहां म्यू नोट भी सीधा लिख सकते हो, मान के कि इस लूप के अराउंड एरिया वैक्यूम ही है। म्यू अपॉन 4 पाई आई dl। अब ढूंढना पड़ेगा वो वाला एंगल जो हम यूज कर रहे थे बायोट-सैवर्ट्स लॉ में, साइन थीटा। अब वो थीटा क्या था? आइडियल और आर की डायरेक्शन के बीच का एंगल। आइडियल की डायरेक्शन यहां है, नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और आर का मतलब डीएल और पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग पोजीशन वेक्टर। और अगर मैं देखूं उस डिस्टेंस को तो आर इज इक्वल टू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पोजीशन वेक्टर आर होगा डीएल और पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, टेकिंग डीएल एज रेफरेंस। डीएल को रेफरेंस या ओरिजिन मानने पे पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर था। तो आइडियल और आर की डायरेक्शन के बीच का एंगल अब यहां अगर देखेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आइडियल ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है और आर इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, तो दोनों की डायरेक्शन के बीच में एंगल हुआ 90 डिग्री। तो यहां आइडियल के बाद नेक्स्ट टर्म आएगी साइन 90 डिग्री, और अपॉन डिस्टेंस हमने आर मान लिया है तो आर स्क्वायर इंटू ये वाला साइन थीटा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब बात आती है कि इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा, तो जरा देखते हैं। ये एलिमेंट इस रिंग के ऊपर या इस कॉइल के ऊपर कहीं भी चला जाए, इस थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो थीटा बदलेगा ना आर बदलेगा। तो आर भी वही रहेगा, थीटा भी वही रहेगा। तो इसका मतलब ये सब कुछ म्यू 4 पाई आई आर स्क्वायर साइन थीटा ये सब कांस्टेंट होंगे। अगर सब कांस्टेंट होंगे तो ये सारे कांस्टेंट बाहर उठा लो, म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, और इंटीग्रेशन रह गया डीएल का। अब इंटीग्रल डीएल का मतलब इस एक लूप के लिए, अभी कॉइल ना लेके मान लो मैं एक लूप ले लेता हूं, तो एक लूप के लिए सारे डीएल 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 जोड़ दूंगा। अगर सारे डीएल डीएल जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? इस लूप का सरकमफ्रेंस। अगर इसकी रेडियस मैंने ए ली है तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई ए। तो इसका मतलब मेरे पास आया म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा मैं इस फिगर से निकाल सकता हूं,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी ए अपॉन आर लिख देता हूं भाई, ए अपॉन आर। और जब इंटीग्रल डीएल लूंगा तो अभी मैंने बताया तुम्हें, मुझे मिल जाएगा इस लूप का सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 2 पाई ए, तो इनटू 2 पाई ए। अब यहां से अगर देखें तो बी हमें क्या मिला, बी मिला म्यू आई ए स्क्वायर, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा तो नीचे 2 बचेगा, तो म्यू आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं म्यू आई ए स्क्वायर अपॉन 2, आर क्या है हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ रूट की वजह से, और उसकी पावर 3, हाफ की पावर 3 करेंगे तो हाफ इंटू 3 यानी 3/2। ये एक लूप की वजह से, यानी एक करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा पॉइंट पी पे। लेकिन अगर मैं कॉइल की बात करता हूं तो कॉइल में तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो मैं मान लेता हूं कि हमारी कॉइल में n टर्न्स हैं, तो फॉर कॉइल having n turns, magnetic field at any point on axis B will be mu I a square upon 2 r cube multiplied by n। जितने भी टर्न्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल हो जाएगा म्यू आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब इंटू एन, क्योंकि हमने माने हैं कि हमारी कॉइल में एन टर्न्स हैं। और अब अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास आएगा B इज इक्वल टू म्यू एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एट एनी पॉइंट लाइंग ऑन इट्स एक्सिस आ गया। अगर हमसे वो पूछता है कि प्रूव करो कि ये करंट कैरिंग कॉइल बिहेव करती है एज ए बार मैग्नेट, तो उसको भी हम बता सकते हैं कैसे, कि अगर हम एक बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो फॉर ए शॉर्ट बार मैग्नेट, फॉर ए शॉर्ट बार मैग्नेट मतलब ऐसी बार मैग्नेट जिसकी लेंथ कम है, उसकी वजह से एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास होगा म्यू अपॉन 4 पाई और 2m अपॉन आर क्यूब, आर मतलब डिस्टेंस, ऐसा फॉर्मूला होगा जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का था, वहां म्यू अपॉन 4 पाई के बजाय 1/4 पाई एप्सिलॉन था, और 2m के बजाय 2p था, बाकी आर क्यूब वहां भी था। तो ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए। अब देखते हैं कि अगर मैं यहां a को स्मॉल कर दूं एज कंपेयर टू x, तो a नेग्लेक्ट हो जाएगा x के कंपैरिजन में। अगर a नेग्लेक्ट हो गया, यानी इफ a लेस देन x, इसका मतलब हमारी कॉइल की रेडियस स्मॉल है डिस्टेंस x के कंपैरिजन में। और ये भी बात याद रखनी है, अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल पूछता है तो आपका आंसर यहीं खत्म हो जाता है। इससे आगे केवल तभी बताना है जब वो आपसे कुछ पूछे। और अगर a लेस देन x हुआ तो क्या होगा, a स्क्वायर को x स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे ऊपर से, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई क्वांटिटी नेग्लेक्ट नहीं होती है, तो ऊपर वाला a स्क्वायर तो ऐसा रहेगा, लेकिन ये जो a स्क्वायर x स्क्वायर के साथ ऐड हो रहा है, इस a स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये नेग्लिजिबल हो जाएगा एज कंपेयर टू x स्क्वायर। और अगर इसे नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, b इज इक्वल टू म्यू एन आई ए स्क्वायर अपॉन
2 और ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो बच गया ये एक्स क्यूब। इसको क्या करते हैं भाई, 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा म्यू अपॉन 4 पाई एन आई इंटू पाई ए स्क्वायर, अभी 2 रह गया तो 2 को यहां लगा देता हूं, अपॉन एक्स क्यूब। अगर पाई इंटू ए स्क्वायर बोलूं तो पाई इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ ईस्टर्न, और एरिया ऑफ ईस्टर्न मल्टीप्लाइड बाई एन इंटू आई, यानी एन आई एरिया ऑफ ईस्टर्न ए, तो एन आई ए हमें देता है मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मैग्नेट। तो इसका मतलब यहां एन आई पाई ए स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा एम मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद कॉइल। और अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, B इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। और हम देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन वैसा ही एक्सप्रेशन है जैसा एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एनी एक्सियल पोजीशन के लिए होता है। और इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बिहेव करती है एज ए बार मैग्नेट। समझ में आया मेरे बच्चों? ऐसा भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि करंट कैरिंग कॉइल की एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो और फिर प्रूव करो कि वो एक्ट करती है एज ए बार मैग्नेट। तो उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है, तुमने ऐसे करके दिखा देना है, ये प्रूव कर देगा कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बायोट-सैवर्ट्स लॉ की हेल्प से एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो उसके लिए हम यहां सीधे x इज इक्वल टू 0 डाल के मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये लेकिन एक लेंथी तरीका होगा। अगर हमसे डायरेक्टली पूछता ही वो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल है, तो उसके लिए हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे जरा समझेंगे। मान लो मुझसे पूछा उसने मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो क्या करूंगा, मैं इसका ट्रांसवर्स व्यू ना लेके सीधे फ्रंट व्यू लूंगा। अब मान लो इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है इस तरह से, मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है, इसके सेंटर पे। तो मान लो ओ हो गया सेंटर। इसके लिए फिर से क्या करना है, दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट लेने हैं, कहीं भी ले सकते हैं हम। मान लो ये हो गए दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट, ईच ऑफ लेंथ dl। इस dl में करंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, यानी आईडीएल की डायरेक्शन यहां ये हो जाएगी। इसमें करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो इधर आ जाएगी, ये हो गई आईडीएल। रेडियस से ये एंगल 90 डिग्री। अगर मैं रेडियस को अब फिर से ए ही लूं, क्योंकि मैंने वहां भी रेडियस ए ही ली है, तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ लगाने से पहले इन डीएल की वजह से ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेता हूं। तो अगर मैं राइट हैंड पाम रूल लगाता हूं तो जरा देखो, थंब को रखता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को उस पॉइंट पे जिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द पाम, नॉर्मली आउटवर्ड। अगर इस एलिमेंट की वजह से देखें तो करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर उस पॉइंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी नॉर्मली, यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। और किधर को होंगे, नॉर्मली आउटवर्ड। क्रॉस लगा के बना दिया मैंने, क्रॉस का मतलब नॉर्मली आउटवर्ड, तो सभी एलिमेंट्स के मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड होंगे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अगर सभी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल बी इज इक्वल टू एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में n मान लेता हूं और एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को ले लेता हूं इंटीग्रल dB। एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया dB और सभी एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए
तो मैं कर दूंगा इंटीग्रल डीबी। तो इंटीग्रल डीबी तो हो गया एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और टोटल नंबर ऑफ लूप्स यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल मैंने लिए हैं n, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हो जाएगा n इंटू इंटीग्रल डीबी। अब बात आएगी ये डीबी कहां से निकालें, तो डीबी को निकालने के लिए फिर से लगा देते हैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ, और वो क्या बोलेगा, म्यू अपॉन 4 पाई आइडियल। अब उस साइन थीटा की बात करें तो वो साइन थीटा क्या था, आइडियल और आर की डायरेक्शन के बीच का एंगल, तो यहां ये आइडियल और आर की डायरेक्शन, आर का मतलब डीएल और पॉइंट जिसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उन दोनों को ज्वाइन करने वाला पोजीशन वेक्टर। तो आइडियल और पॉइंट को ज्वाइन करने वाला पोजीशन वेक्टर यहां किसके अलोंग होगा, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर ये अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर हो गया तो रेडियस तो हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब अब ये एंगल थीटा हमारे पास आ गया 90 डिग्री, तो आइडियल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, आर के बजाय डिस्टेंस हो गई ए, तो ए स्क्वायर। अब यहां से अगर देखें तो साइन 90 तो 1 हो गया, म्यू 4 पाई आई ए स्क्वायर सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो इनको भाई, तो n इंटू म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में बच गया इंटीग्रल डीएल। अब डीएल डीएल जोड़ो एक लूप के लिए, क्या मिल जाएगा, इस लूप का सरकमफ्रेंस, और इस लूप का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई ए, तो लिख देते हैं 2 पाई ए, दिस इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू एन इंटू 2 पाई ए। अब यहां से हमारे पास आएगा बी यानी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल इज इक्वल टू म्यू एन आई अपॉन 2 ए। तो देखा मेरे बच्चों, ये एक आसान सा काम रह जाएगा, ये 2 नंबर से ज्यादा का काम नहीं बनता है जब हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछता है एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एक और चीज, अगर आप यहां x को 0 डालें तो x को 0 डाल के देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सेम आएगा, म्यू एन आई अपॉन 2a ही बचेगा। तो लेकिन इस तरह से निकालें, अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाए तो दैट विल बी ए लेंथी प्रोसेस, तो बेटर ऑप्शन होगा तुम्हारे पास ये। हाँ, 5 नंबर में हमसे पूछ सकता है, पहले बायोट-सेवर्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करा सकता है यानी उसका स्टेटमेंट पूछ सकता है, फिर उसके बाद इस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट एक्सियल पोजीशन के एक्सप्रेशन को निकलवा सकता है। ऐसा भी पूछ सकता है, प्रूव करो कि ये कॉइल एक्ट करेगी एज ए बार मैग्नेट। एक बात और समझेंगे बेटा, अगर ये करंट की डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर दूं, मतलब इधर से ऊपर इधर से नीचे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स जो इस ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से इधर परपेंडिकुलर था, तो अब वो इधर कहीं परपेंडिकुलर आएगा। ऐसे ही इस वाले एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ नीचे की तरफ परपेंडिकुलर था, ये ऊपर की तरफ। जब इनके कंपोनेंट्स लूंगा तो ये वर्टिकल कंपोनेंट, यानी वर्टिकल मतलब कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो अभी भी कैंसिल होंगे, लेकिन जो कंपोनेंट बचेंगे वो बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं बचेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर वाले कंपोनेंट्स बचेंगे। तो यानी अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो इसका मतलब अभी अगर मैं देखूं तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है और ये फेस एक्ट कर रहा है एज नॉर्थ पोल, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इससे अवे है। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा तो करंट फ्लो करने लग जाएगी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के केस में ये फेस इधर से देखने पे ये फेस एक्ट करने लग जाएगा एज साउथ पोल, और अगर ये साउथ पोल की तरह एक्ट करने लग जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कॉइल। होप मेरे बच्चों कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और ये बात आपके 5 नंबर कम से कम पक्के करेगी बोर्ड एग्जाम में। अच्छे से इसको बार बार लिख के देख लेना।